एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शास्त्री सर क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में मैं बच्चों आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है संधि प्रकरण। कौन सा बच्चों? संधि प्रकरण। संधि प्रकरणम। यदि आज तक आपको इस प्रकरण को लेकर अगर ये अंदेशा लगता हो कि मैं संधियां नहीं जानता, तो मैं आपसे कहता हूं, विश्वास देता हूं, आज आप इस प्रकरण के बारे में कोई समस्या या परेशानी नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से आपको इसे सॉल्व कराऊंगा और वाकई आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वाकई बहुत अच्छे तरीके से हमको यह प्रकरण समझ में आ गया। देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैंने पहली वीडियो आप अगर मेरी खोल के देखेंगे चैनल की, तो वहां मैंने आपको सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों और उनसे बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में आपको बताया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि माहेश्वर सूत्र होते हैं, ये वैयाकरण के सबसे प्रमुख और प्रथम आधार होते हैं। इनके बिना व्याकरण का कोई भी टॉपिक एक तरह से आप सही नहीं कर पाएंगे। तो वहां मैं आपको ये बता दूं कि वहां 14 माहेश्वर सूत्र आपको बताए थे। तो यदि आप माहेश्वर सूत्रों को जो मैंने बताए थे, यदि आपने अच्छी तरह से उनको याद कर लिया है, सीख लिया है, तो मैं इसका भी विश्वास देता हूं इस प्रकरण को आज बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। सबसे पहले यदि मैं आपके बारे में ये बात चलती है सबसे पहले संधि प्रकरण में कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी होता है संधियां होती कितने प्रकार की। तो आप समझते होंगे और आपने कही होगी कि साहब 3, कोई कहेगा 5। तो आज मैं आपको इसका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो संधियां जो होती हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। जिनके रचनाकार कौन है भाई साहब? सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है भाई साहब? जिसका नाम है भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित ने अपने इस सिद्धांत कौमुदी में संधियों के 5 प्रकार बताए हैं। जी हां, 5 प्रकार। और लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ और है। कौन सा बच्चों? लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है, जिसके रचनाकार वरदाचार्य जी हैं। वरदाचार्य जी ने संधियों के 3 प्रकार बताए हैं। देखिए किस तरह से भट्टोजी दीक्षित ने 5 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, मैं आपको अवगत करा देता हूं। सबसे पहले नंबर 1 आता है स्वर, या जिसे ही हम अच संधि कहते हैं। सुनी है आपने? इसके बाद में ही आती है प्रकृति भाव संधि। नंबर 3 आती है आपकी व्यंजन, या जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और जो अगले 4थे नंबर की जो संधि है
चौथे नंबर की संधि होती है आपकी विसर्ग संधि। और अंत में पांचवा प्रकार होता है संधियों का, वो होता है आपका स्वादि संधि। तो भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके सामने 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन यदि मैं इधर बता दूं आपके लिए, वरदाचार्य जी ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकार बताए हैं, और वो आप सामान्यतः सभी बच्चे जानते होंगे। पहला प्रकार आप बताते ही हैं स्वर संधि, जिसे हम अच संधि कहते हैं, और दूसरा प्रकार होता है हमारा व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि कहते हैं, और तीसरा प्रकार होता है हमारा विसर्ग। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो स्वर संधि है, इसे मिलाकर के हमारा एक प्रकार बन गया स्वर संधि, जिसमें स्वर और प्रकृति भाव भी आती है। दूसरा आता है हमारी जो व्यंजन संधि है, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि है, लेकिन विसर्ग संधि और उसी के अंदर समाहित रहती है हमारी स्वादि संधि। तो ये जो 3 प्रकार हैं, इन्हीं में से अलग होकर के हमारे 3 प्रकार बने। ये रही आपकी संधियों के प्रकार के बारे में वह जानकारी। अब आगे चलता हूं। हाँ तो बेटा अब चलता हूं मैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा बेटा आप सभी जानते होंगे। जो हमारे वैयाकरण शास्त्र हैं, उनमें संधि की परिभाषा को एक सूत्र द्वारा समाहित किया है, सॉल्व किया है, जो सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। क्या नाम दिया है परिभाषा का? परः सन्निकर्ष संहिता। ये आपका संधि की परिभाषा है। अब इसको मैं समझाता हूं, इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूं। परः का अर्थ क्या होता है? पर माने बाद वाला। कौन सा पद? बाद वाला। पर माने बाद वाला पद। अब आप मुझे बता दीजिए कि जब वो बाद वाला है तो इससे मतलब होता है पूर्व वाला भी है। भाई पूर्व वाला होने के बाद ही तो बाद वाला आता है। अब बाद वाला है तो मैं यदि आपको ये कह दूं पूर्व होना चाहिए, यहां ये कह दिया है पर कि सन्निकर्ष उसे संहिता अर्थात संधि कहते हैं। तो जब पर है तो पूर्व होना जरूरी है, तभी तो वो पर है। इसलिए यहां में पूर्व शब्द आपके लिए सामने मैंने पेश कर दिया है पूर्व। अब आती है बात समझने की। पूर्व और पर की अत्यंत निकटता को संहिता अर्थात संधि कहते हैं। यदि परिभाषा आपको रखने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल चैनल पर समझना है कि पर है तो इससे पहले में अपने मन में, मस्तिष्क में, ज्ञान में ये समझ लीजिएगा कि पर है उससे पहले पूर्व है। और पूर्व और पर ध्यान रखिएगा, जो धन लगा हुआ होता है, जैसे कि मैं एक शब्द लिख दूं आपको मध्वरी। अब मध्वरी को यदि मैं पदों के अंश में अलग अलग करूं तो इसका जो विखंडन होगा, इसका जो तोड़ होगा, उसको जो अलग अलग करेगा वो 2 पद करेंगे। पहला है मधु और दूसरा है अरि। ये कक्षा विद्यालय में चल रही है, आगे ये जो कालांश चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को आगे जारी रखूंगा। मधु धन अरि। कितने पद हुए बच्चों? 2 पद हुए, एक मधु और एक अरि।
तो यहां जो प्रथम पद का अंतिम है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा माना है? उ। और इसके बाद द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण है वह कौन सा है? आ। इन्हीं का तो संयोग होता है, इन्हीं का तो मिलन होता है। जहां से लकड़ी को तोड़ा जाता है, जोड़ना भी तो उसी जगह से पड़ता ही है, उसी जगह से टूटता है तो उसी जगह से जुड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि हम मां और री के मध्य संधि बना दें, कदापि नहीं होता, क्योंकि टूटा है, ये जो टूटा है यहां से मध्य से टूटा है तो मध्य से ही हमें जोड़ना पड़ता है। और जब नए तरीके से जोड़ते हैं, टूटा है तो नए तरीके से, उसकी विधि अलग होगी, उनमें अलग अलग परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही मैं यहां इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था। पूर्व, पूर्व का मतलब है ये, और पर, पर का मतलब है ये। तो इसका मतलब है पूर्व और पर वर्णों की सन्निकर्ष कहते हैं अत्यंत, अत्यंत निकटता। पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता, संहिता का अर्थ क्या होता है? संधि। समझ में आ गई बच्चों कि पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत निकटता को हम क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा के बाद में डंडा से करो करिए। अब बेटा मैं चलता हूं आपकी स्वर संधि की ओर। तो आप स्वर संधि, स्वर संधि के मुख्य तौर पर यदि मैं बताऊं तो मुख्य तौर पर तो 5 भेद होते हैं। मुख्य तौर पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और आगे जो वार्तिक के हिसाब से 2 और बढ़ जाते हैं, जो कि आप उसको भी जानते हैं, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, और भेद आ जाते हैं। स्वर संधि के भेद है बेटा, ये क्या है? स्वर संधि के भेद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको किस तरह से आप सोल्व करेंगे। देखिए इधर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया तो मैं आपको विश्वास देता हूं आप स्वर संधि कभी भी किसी कंपटीशन क्लास में, ना ही कोई कक्षीय कक्षा क्लास में आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। देखिए सबसे पहले आपको परिभाषा दे दूं स्वर संधि की, तो स्वर संधि की परिभाषा में आप जानेंगे कि स्वर का स्वर से मेल ही स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर से मेल, तो यहां मैं ये लिख लेता हूं आपको, इधर स्वर और इधर भी क्या होना चाहिए स्वर संधि में बेटा? स्वर ही होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको मेरी पिछली वीडियो पर ले जाना चाहता हूं जहां मैंने माहेश्वर सूत्र आपको बताए थे। तो वहां आपने देखा होगा कि माहेश्वर सूत्र का, माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र बताया था मैंने, उसे बताया था, कौन सा था वो? आ ई उ आयु। दूसरा था री र क, और तीसरा ए ओम, और चौथा था आई और आओ। स्पष्ट दिख रहा होगा? आ ई उ री ली ए ओ आए आओ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्वर माहेश्वर सूत्रों के 9 स्वर, और ये क्या है? स्वर है। और इधर भी मैं इन्हीं को ही दोबारा से लिख देता हूं, आ ई उ री ल ए ओ आए और आओ। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये मेरा डायग्राम समझ में आ गया तो मैं 5 भेदों को, स्वर संधि के 5 भेदों को यहां मैं आपके लिए स्पष्ट करके समझा देता हूं। देखिए बेटा स्वर संधि में, देखिए बेटा
यहां सबसे पहले एक सूत्र आता है, आपने सुना होगा सवर्ण दीर्घ का। कौन सी? सवर्ण दीर्घ संधि। और सवर्ण दीर्घ का सूत्र आपने पढ़ा होगा, अतः सवर्णे दीर्घ। सुना है आपने? अक का मतलब होता है, जो मैंने प्रत्याहार बताए थे आपको पिछली वीडियो में, अक का मतलब होता है आ से लेकर का तक के जितने भी वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। अब मैं ध्यान देता हूं अक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं। देखिए यहां तक आ ई उ री री यहां तक आते हैं, नहीं आते हैं? कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये किसके वर्ण है? अक प्रत्याहार के वर्ण। तो अक प्रत्याहार के सवर्ण, सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण। अक के ये ही समान वर्ण किधर आ जाए? दूसरे पद में आ जाए। यानी प्रथम पद में भी, प्रथम पद के अंत में भी क्या आए? अक प्रत्याहार के वर्ण आ जाए। और दूसरे पद के प्रारंभ में भी कौन से आए? यही समान वर्ण आ जाएं। यानी आ और आ मिलकर क्या बनता है भाई साहब? क्या बनता है? बड़ा आ। यही तो है, आ और आ चाहे छोटा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो बनाता है बड़ा आ। तो इसका मतलब ये कौन सी संधि बन गई आपकी? पहली कौन सी बन गई? सवर्ण दीर्घ संधि। कौन से नंबर की? 1 नंबर की। ये स्वयं आ के साथ में ये भी 5 हैं, इसलिए इनसे बनने वाली संधि सवर्ण दीर्घ बन गई। यहां भी आप देख सकते हैं अब प्रत्याहार अतः सवर्णे दीर्घ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, सबसे पहले गुरुजी पीरियड बहुत ज्यादा लगे बजट। जैसे कि आपने सामने आता है दैत्य धन आदि। यहां या में क्या है भाई साहब? आ। और इधर भी क्या है? आ। लेकिन सवर्ण दीर्घ के अनुसार ये जो दीर्घ का मतलब है, इन्हीं सजाती है। एक ही परिवार के एक ही वर्ण, चाहे ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व, इनका क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा। अब देखिए इधर दैत्य, जब मैं इस या से आ स्वर को हटा दूंगा तो या किस तरह से रहेगा? हलंत। और इसके बाद में ये आ है, जो इसकी इन दोनों के समागम से ही तो दीर्घ आ बना है। यानी इधर भी आए इधर भी आए, तो इनके इनसे दोनों क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इसलिए अंत में क्या रह गया? री रह गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आ है और ये जो आ है, ये बना के क्या बनाता है? बड़ा आ। इसलिए बड़ा आ है वो या में मिल जाएगा। ध्यान करिएगा, जैसे अरी है इधर, तो ये है आ और आ के स्थान पर क्या बन गया भाई साहब? दैत्यारी। दैत्य धन अरी, दैत्य धन अरी बराबर दैत्यारी। इसको यहाँ हलंत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। दैत्य धन अरी बराबर दैत्यारी। जैसे कि अगला उदाहरण आप पढ़ते हैं, विद्या धन आलय। यहां क्या है? बड़ा आ। इधर भी क्या है? बड़ा आ। परिवर्तन क्या हुआ? बड़ा आ, अर्थात विद्यालय। इसी तरह से और भी है सस, ससांग। संधि विच्छेद क्या हुआ? सस धन अंक, अर्थात यहां आ इधर भी आ और परिवर्तन होके बना क्या? बड़ा। इसलिए क्या बना रूप? शशांक। अगला भी है जैसे रत्न धन आकर, रत्न धन आकर। यहां आ इधर दीर्घ आ और बना क्या? दीर्घ आ। इसलिए क्या बन गया भाई साहब? रत्नाकर। और भी एक उदाहरण और देता हूं,
जैसे कि यथार्थ, यथार्थ संधि विच्छेद क्या होगा? यथा धन अर्थ। यहां क्या है? बड़ा दीर्घा और इधर क्या है? ह्रस्व मिलके बना क्या? दीर्घा। तो क्या बन गया बच्चों? यथार्थ। समझ में आया? अब आगे चलता हूं। सवर्ण दीर्घ के बाद में, इसके बाद में, यानी ये आ मिलकर सवर्ण दीर्घ बने। इसके बाद में चलता हूं मैं आपके साथ में इससे देखिए बेटा, अब चलता हूं। पहले तो सवर्ण दीर्घ का मतलब यहां से यहां का मेल किया, समानता किया, जहां से 5 तक बताए। अब मैं चलता हूं इधर से, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वर्ण क्या है? ई। और ई इधर से, इस आ से ही मैं इधर को मिलान कर देता हूं आपको। आ से कहां मिलान कर देता हूं? इधर। अर्थात ये जो संधि आ रही है, अगली निकल के आ रही है, ये आ और इन 4 वर्णों के मध्य होगी। कौन से वर्णों के मध्य होगी? ये 4 वर्ण। इन 4 वर्णों ई, उ, री और सॉरी मिस्टेक हो गई, लरी, इन 4 वर्णों के मध्य होगी। यानी आ या आ के बाद में ई हो तो ई का क्या बनता है? ए। इधर लिख देता हूं आ ये, और इधर ई, बनता क्या? ए। कौन सी संधि? गुण के अनुसार। कौन सी संधि के अनुसार? गुण के अनुसार। यदि आ या आ के बाद में और उ या उ हो तो क्या बनता बच्चों? ओ। आ या आ के बाद में तीसरा अक्षर देख लीजिए, री। ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो तो बनता क्या बच्चों? अर। और आ या आ के बाद लरी हो, ध्यान दे लेना, आप सब जानते हैं लरी जो शब्द है वो दीर्घ कभी नहीं होता, वो ह्रस्व ही रहता है। इसलिए इनका क्या बनता है बच्चों? अल। तो जो नया परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन गुण के अनुसार ये निकल के आया, ए, ओ, अर और अल। तो यहां से यहां तक में जो दूसरी है वो कौन सी संधि बन के निकल के आई? दूसरी संधि गुण संधि। कौन सी संधि निकल के आई? गुण संधि निकल के आई। यहां तक आगे चलता हूं भाई साहब। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं इसके उदाहरण, मैं आपको समझाता हूं। जैसे उपेंद्र है, उपेंद्र संधि विच्छेद क्या होगा? उप धन इंद्र। यहां क्या है बच्चों? पा में क्या है? ह्रस्व, और इधर दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है? ई, और आ धन ई। ध्यान दे लीजिएगा, आ और ई का मेल करने पर क्या परिवर्तन हुआ बच्चों? ए। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखता हूं आपके लिए कि सर्व धन ई सह। जैसे सर्वेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सर्व धन ई सह। ध्यान दीजिएगा, वही स्थिति ऊपर वाली, आ और इधर ई बना क्या? ए। अर्थात सर्वेश रूप सिद्ध हुआ। जैसे कि सूर्य, सूर्योदय। संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? सूर्य धन उदय। यहां आ और इधर उ मिलके क्या उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा, इस डायग्राम से ही मैं सारी संधि को सॉल्व कराने वाला हूं आपके लिए। आ, अब ई का उदाहरण मैंने आपके लिए दिए। अब यहाँ आ से लेकर उ तक के हैं, तो आ धन उ इधर भी लिख दिया है मैंने आपको। आया आ के बाद में उ हो तो उसका क्या बनता है? ओ बनता है। इसलिए आ या आ के बाद में उ हो तो उसका क्या बनाऊं? ओ। इसलिए क्या रूप सिद्ध हुआ? सूर्योदय। जैसे कि मैं इधर से
ऊ के उदाहरण दे दिए मैंने आपको। अब देता हूं मैं आपके लिए, यहाँ इससे मेल कराया ई का तो ये बना, और आ का ऊ से कराया तो अभी अभी मैंने उदाहरण दिए आपके लिए। आधन री के आप उदाहरण देखिएगा, आपको आधन री के उदाहरण, आ धन री गुण के अनुसार क्या बनता है बच्चों? आधन री बराबर आर। क्या बनता है? आर। जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपके लिए, री के बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, इसका संधि विच्छेद करेंगे, बसंत धन ऋतु। यहां क्या है बच्चों? आ, इधर क्या है? री, बना क्या? रा। इसके बाद में आपको आ धन, इसका ली से करेंगे तो आ धन ली बराबर क्या बनता है? अल। क्या बनता है? अल। तो जैसे कि उदाहरण में आपको बता देता हूं, तब धन लकार, तब धन लकार। इधर क्या है वावन वाला में? आ, और इधर क्या है? ली, बना क्या बच्चों? अल। तवल का रूप शब्द क्या हुआ? तवल। ये आपकी गुण संधि। आगे चलता हूं बच्चों, अब बेटा आगे चलते हैं। आ का मेल में इन चारों वर्णों से करा देता हूं। आ का मेल, आ या आ के बाद में ए, ओ, ऐ और औ यदि हो जाती है तो वहां आप सबको पता है कौन सी संधि होती है बच्चों? कौन सी संधि होती है बच्चों? वृद्धि संधि। कौन से नंबर की बन गई? इधर से ही 3 नंबर की। एक आया आ या इनके समान पांचों ये जो वर्ण हैं उनका मेल कराने पर सवर्ण दीर्घ बनी थी। इसके बाद आ का मेल ई, उ, री और री से करने पर कौन सी बनी थी बच्चों? गुण संधि बनी। अब मैं आ का मेल इन चारों वर्णों से कराने वाला हूं, इन चारों वर्णों से कराऊंगा। तो आ या आ के बाद में ए हो, चाहे ओ हो, चाहे ऐ हो, चाहे औ हो, तो कौन सा परिवर्तन होता है मैं आपको यहां आपके लिए बता देता हूं। देखिए बेटा, आ या आ के बाद में ए, आ या आ के बाद में ओ, आ या आ के बाद में ऐ और आ या आ के बाद में औ। तो इनके स्थान पर बनता है आ या आ के बाद में ए हो तो भी क्या बनता है बच्चों? ऐ, और आ या आ के बाद में ओ हो तो क्या बनता है बच्चों? औ। आया आ के बाद में ऐ हो तो भी क्या बनता है बच्चों? ऐ, और आया आ के बाद में औ हो तो भी क्या बनता है? औ। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जैसे समस्या आती है इस जगह पर कि एक मात्रा वाला हो, संधि विच्छेद के समय हम एक मात्रा वाला रखें, ए रखें या आई रखें, कभी कभी आपके सामने समस्या आ जाती है। उसके लिए मैं आपको एक बता दूं, एक बात बताऊं, यदि यम आ जाए या फिर एक या इकी आ जाए और यम से पहले एक बात देख लेना, क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। यम से पहले हलंत होना चाहिए। यदि ऐसे वर्ण आ जाएं तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, उसमें दो मात्रा वाला आई ही आता है संधि विच्छेद में। जैसे कि मैं एक बताऊं, राजैश्वर्यम, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, राजैश्वर्यम। इसका अर्थ करेंगे राजा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऐश्वर्य शब्द है, यहाँ जो यम लगा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? ये यम है। इस यम से पहले ये हलंत आदाक्षर है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ आदाक्षर आ जाए, यम से पहले आदाक्षर आ जाए और यम लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना वो आई उसमें दो मात्रा वाला होगा।
उसमें कौन सा होगा? दो मात्रा बोला। इसके और भी अन्य उदाहरण मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा। जन धन एकता, नाम में क्या है बच्चों? आ, इधर क्या है? ए, बना क्या? आई, इसलिए क्या बन गया? जन एकता। अगला उदाहरण जैसे देखें, बाल ऐसा, संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद आएगा बाला धन ऐसा। यहां क्या है बच्चों? बड़ा आ, इधर क्या है बच्चों? ए, बना क्या? आई, और बाल ऐसा रूप सिद्ध हुआ। यहां देखने के बाद आप देख लीजिएगा, सवर्ण दीर्घ और आकाई मेल इधर से कराया तो गुण बनी इन सबके साथ में, और आकाई मेल कराने पर ए, ओ, आई और औ का कराने पर क्रमशः वृद्धि एक आदेश हुआ, वृद्धि संधि बनी। तो तीन जो संधियां बनी हैं वो इस सीरियल से बन गई हैं, आपके सामने है। आगे मैं आपको बता देता हूं चौथी संधि। चौथी जो संधि स्वर संधि का भेद है वो चौथा है, वो यहां से लेकर और यहां तक बनेगा बच्चों। ई, उ, री और री, ई, उ, री और ली, आपको यहां सब। हाँ तो बेटा, तीन हम स्वर संधि के तीन वेदों को हम इधर पढ़ चुके हैं। आगे मैं आपको ये वेद पढ़ाने जा रहा हूं अगला, जिसमें ई, उ, री और री आते हैं। यहां क्या शर्त थी? आया आ के बाद में जो भी समान वर्ण आया था तो सवर्ण आने पर सवर्ण दीर्घ हुई, आया आ के बाद में ई, उ, री और री आने पर गुण संधि हुई थी, और इसके बाद में तीसरी आया आ के बाद में ए, ओ, औ आए थे, वृद्धि हुई थी। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो संधि बनती है आपकी यण संधि। चौथी कौन सी है? इधर ही इस डायग्राम में चौथी संधि इधर से यहां तक बताओ। इसका मतलब इसकी शर्त इससे भिन्न है। इसकी शर्त है ई, उ, री और री के बाद असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? असमान स्वर आ जाए तो वहां ई का क्या बनता है बच्चों? ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला। ये आपके सूत्र आपने पढ़ा होगा यण संधि में, इको यण, यानी यण आदेश होने पर, यण एक आदेश होने पर ही इस संधि का नाम यण संधि हुई, और यहाँ इनकी आवृत्ति होती है। तो ये आपकी कौन सी संधि हुई बच्चों? चौथी संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद हुआ? चौथा। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। अब बात आती है आपकी अंतिम पांचवें भेद की बात आती है, यहाँ से यहाँ तक, ए, ओ, आए और आओ। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इनसे बनती है अयादि संधि। कौन सी बच्चों? अयादि संधि। यानी ये दो असमान स्वर होंगे और इधर तो ये स्वर होंगे आपके। तो यहाँ अयादि संधि में आपने देखा होगा कि ए और ओ और आई और आओ, इन चार वर्णों के स्थान पर ए का आए, ओ का अब, आई का आय और औ का आव एक आदेश होता है। क्या होता है? आव आदेश। औ का आव, आई का आय, ओ का अब और ए का आय। जैसे कि मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं आपके लिए। देखिए बेटा, मैं इस अयादि संधि के, ये कौन सी बताई थी मैंने आपको बच्चों? पांचवी। इस डायग्राम से ही मैंने स्वर संधि के पांचों भेदों को आपको क्लियर कर दिया। अब मैं इसके उदाहरण देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहला उदाहरण आप देखेंगे इसका, जैसे कि मैं ये बता दूं नयन। इसको पहचानने के लिए आप अंदर जाइए और नाम में क्या है बच्चों? आ, और ये क्या है? या।
इसका मतलब जहां ए बन रहा है, ए की आकृति आ रही है, तो इसका मतलब ना में क्या लगाऊं मैं, ए। ना में क्या लगाऊं, ए। ने धन आनम, ने धन आनम। अब इसको मैं अलग अलग करके बता देता हूं। यदि ना से मैं स्वर को ए स्वर को अलग कर देता हूं तो ना आधा हो जाएगा, इधर क्या होगा ए और इधर क्या है आनम। इधर देखिए ना हलंत वाला ही है और ए के स्थान पर क्या बनता है, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बनता है आय। क्या बनता है बच्चों, आय और आनम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये ना है, यदि इस आ को, ह्रस्व आ को यदि मैं ना में जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ना बन जाएगा। इधर जो आ है इसको मैं इस या में जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा या है और शेष क्या रहेगा, नम। रूप सिद्ध क्या हुआ, नयनम। इस तरह से यदि अगला उदाहरण बताऊं आपके लिए, जैसे कवये, कवये संधि विच्छेद क्या होगी, कवे धन ए। अब देखिए ए का क्या बनता है, ए का क्या बना, ए का क्या बन रहा है आय, इसलिए बावन वाला को पूरा कर देंगे और या ये बनेगा आय का, ये की मात्रा है तो या में पूरा होकर के कवये रूप सिद्ध होगा। अब देखिए बच्चों, जो ये जड़ संधि मैंने अभी चर्चा की थी आपके सामने, ये जो ऊपर वाली जो जड़ संधि थी इसके भी आपको उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज दोबारा भी बता देता हूँ आपके लिए। जैसे कि एक आता है, शब्द आता है मध्वरी, ध्यान दीजिएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मधु धन अरि। और अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि ई, उ और री के असमान स्वर आए। तो यहाँ कहने का मतलब है पहले पद में इन चार वर्णों में से ई, उ, री और री आएगा, उसके बाद में असमान स्वर आएगा, ऐसा वर्ण आएगा। इसलिए ई का क्या बनाया था, इधर भी लिख रहे, ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला। तो इधर क्या है उ, ये कौन सा है बेटा, उ, और उ का क्या बनता है, उ का क्या बनता है वा। इसलिए अगर इसको अलग, उ को अलग कर दूं तो आधा मध और उ इधर आएगा और धन अरि। इसके बाद मध, उ का क्या बना बच्चों, उ का क्या बना बच्चों, वा, और फिर अरि। आप ध्यान दीजिए, म ये आधा ही रहेगा, लेकिन ये जो आ है स्वर है ये बावन वाला को क्या कर देगा बेटा, पूरा कर देगा और री शेष रहेगा, मध्वरी। तो इस तरह से मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको स्वर संधि के पांचों भेदों को बताया। हाँ तो बच्चों, इस चैनल को आप आगे से आगे बढ़ाएं। आपका जो सहयोग है मुझे पहली वीडियो में बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले थे, और आगे भी आप लाइक और शेयर करते रहें और प्यार जताते रहें। हाँ शिवानी बहन जी, कैसे चल रही पढ़ाई बेटी? अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। कितनी देर तक पढ़ लेते हो? शाम को 8-10 बजे, 10 बजे तक कम से कम पढ़ा करो बेटा। ठीक है सर? हाँ अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।